बच्चों हमने स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार दो पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक और पैरेलल टू फर्स्ट लाइन, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। स्क्यू लाइंस में क्या होता था बच्चों, एक पॉइंट पर आके वो क्लोजेस्ट होती थी और फिर उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती थी। तो पूछा जाता था कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। बट पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। जैसे कि एक लैडर होती है ना, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों हम लोग, आपको ये दो लाइन मान लीजिए इनकी इक्वेशन दी हुई है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर, हाँ ये वेक्टर है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन दी हुई है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। बच्चों मैंने बड़ी होशियारी से क्या किया है, दोनों लाइन है एल वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल बनाई है। देखिए ये जो वेक्टर है ना, ये दोनों लाइनों में कॉमन रखा मैंने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और जो इस तरीके आपने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी है वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, उसमें क्या होता है, ये लैम्डा बी वेक्टर दिया होता है ना, वो बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन का पोजीशन, लाइन का या तो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है या लाइन के पैरेलल एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो सिंस दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इसलिए दोनों ही एक ही वेक्टर के पैरेलल होंगी, इसलिए मैंने दोनों में सेम बी वेक्टर लिया है। चलिए अब इन दो लाइन की इक्वेशन को देखते हुए आपसे पूछा गया कि ये डिस्टेंस निकालो क्या है। मान लो ये डिस्टेंस डी है, ठीक है, इस डिस्टेंस को डी बोल देता हूँ। तो अब देखिए जैसे कि पॉइंट A1 जो है इस लाइन पर आई करता है, मान लीजिए पॉइंट A1 यहीं कहीं है ना, A1 यहाँ है और मान लीजिए A2 कहीं यहाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं A1 A2 को कनेक्ट करता हूँ एक बार, ठीक है जी, मैं A1 A2 को कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। देखिए ये तो A1 A2 क्या एक वेक्टर है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं यदि नाम दे देता हूँ, चलिए इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको दे दिया पॉइंट B और इसको दे दिया पॉइंट C। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए बी वेक्टर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर। ए बी वेक्टर मिल गया मुझे। अच्छा अब ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये डिस्टेंस मालूम है, A2 और A1 के यदि पोजीशन वेक्टर मालूम है तो आप मॉड ऑफ A2 ये निकाल सकते हो, यानी कि आपको डिस्टेंस ए बी मालूम चल जाएगी यूजिंग A1 एंड A2। लेकिन डिस्टेंस AB के मालूम चलने से आप ये डिस्टेंस D कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल में आपको या तो ये एंगल या फिर ये एंगल, इन दोनों में से एक एंगल मालूम होगा, तभी आप ये डिस्टेंस B से निकाल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैं इस एंगल की बात कर लेता हूँ, ये एंगल बोल देता हूँ ये थीटा एंगल है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है मेरे पास जिससे मैं एंगल थीटा को निकाल सकता हूँ? सोच के देखिए, AB वेक्टर मिला हुआ है, अब ये जो लाइन है उसके अलोंग एक वेक्टर बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर इस लाइन के अलोंग है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर बी वेक्टर होगा, और यदि बी वेक्टर और इस ए बी वेक्टर को, या इसको एक नया नाम, इसको नया नाम देते हैं, मान लीजिए लेट इट बी A1 माइनस A2 या ए बी वेक्टर। तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आप देखो, इन दोनों वेक्टर का यदि क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, है ना, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा एज अ साइन थीटा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए दो एंगल्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मालूम है वेक्टर के थ्रू, हमने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो एन कैप क्या होगा, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। मान लीजिए मुझे इस परपेंडिकुलर वेक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे क्या एंगल चाहिए, तो मैं इसका मॉड निकालूंगा, ठीक है जी। मॉड निकालते ही क्या एन कैप का मॉड 1 होता है, तो ये हट जाएगा। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, ए क्रॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों मुझे ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब यदि ए और बी की वैल्यू मुझे मालूम है तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, अब देखो यहाँ पे ये जो ए बी वेक्टर है ये पहला वेक्टर हो जाएगा, या तो ये वेक्टर हो जाएगा, और जो बी वेक्टर है, ठीक है,
अब वो बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जाता है कि नहीं जाता पता नहीं है, बी वेक्टर में भी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता हो या यहाँ से यहाँ जाता हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि बी वेक्टर की लंबाई कितनी है, या बी वेक्टर की लंबाई तो मालूम है लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि बी वेक्टर एग्जैक्टली इस पॉइंट सी तक आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रिक लगाऊंगा, मैं बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लूँगा, ठीक है। तो आई विल कंसिडर अ यूनिट वेक्टर बी कैप, जो कैसे मिलेगा मुझे, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये चीज़। तो जैसे ही बी कैप मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, तो ये जो फॉर्मूला था मेरा वो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो फिर से ए वेक्टर क्रॉस बी कैप करूँगा फिर मैं, और मुझे मिल जाएगा ए बी कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और बी कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, यूनिट वेक्टर है बी कैप, तो बन गया ए साइन थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये आपको मैं एक्स्ट्रा में बता रहा था, ये डेरिवेशन में डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स का यदि क्रॉस प्रोडक्ट करूं और उनमें से एक वेक्टर यदि यूनिट वेक्टर हो तो अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो ए क्रॉस बी कैप क्या होगा, ए इंटू साइन थीटा होगा, सिंपल। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर को लूँगा और इस बी वेक्टर के लूँगा एक यूनिट वेक्टर ले लूँगा, तो मुझे थीटा मिल जाएगा। देखिए कैसे आप इसको हटा सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिए चाहे तो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं कि ए बी वेक्टर और बी कैप वेक्टर को लेने वाले हैं। तो ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी कैप में जब करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी की लेंथ इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 इंटू ये एंगल थीटा, साइन थीटा ले लिया मैंने, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है ये। इतना समझ में आ रही बात, सिंपल है, मैंने कुछ नहीं, ए बी वेक्टर लिया जो कि पॉइंट A2 और A1 को जोड़ने से मिल रहा है, और जो गिवन बी वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया, ठीक है, जो कैसे होगा, लाइन के पैरेलल होगा। तो इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालने में क्या मिलेगा, ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। अब ए बी वेक्टर मुझे मालूम है और बी वेक्टर बी कैप भी मुझे मिल जाएगा क्योंकि बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है, ये नोन क्वान्टिटीज़ हैं। यहाँ ए बी मुझे मिल जाएगा क्योंकि ए बी वेक्टर मालूम है तो ए बी भी मालूम है, तो साइन थीटा मिल गया मुझे, यानी कि मैंने साइन थीटा को नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो दिस विल गिव मी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना देगा बच्चों, ए बी वेक्टर, या ए बी वेक्टर को एक काम करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 वेक्टर, ठीक है, ये क्रॉस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और ए बी इंटू साइन थीटा कर देते हैं। तो साइन थीटा तो यहाँ आ गया, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, नीचे आ जाएगा ए बी मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर, यानी A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रक्स इस जो ये कॉन्सेप्ट था पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने का, उसका क्रक्स यही था कि साइन थीटा कैसे निकालोगे। और जो होशियार बच्चे होंगे ना, वो इस डेरिवेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि आप यदि किसी टफ क्वेश्चन के सामने आ गए, आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना, अच्छे लेवल का थोड़ा सा, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेंगे कि सर ने इस ट्राइंगल में थीटा निकालने के लिए क्या किया था, एक गिवन वेक्टर और दूसरा वेक्टर था जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेके उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके साइन थीटा निकाल लिया था। तो होशियार बच्चों के दिमाग में ये क्लिक रहेगा कि यदि किसी एंगल का साइन थीटा निकालना है मुझे, मतलब एंगल भी निकालना है और साइन थीटा भी निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे ना साइन थीटा के निकालने के लिए क्यों किया, आप कॉस थीटा भी निकाल सकते थे और कॉस थीटा के थ्रू साइन थीटा निकाल लेते, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते थे। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम यदि A2 माइनस A1 डॉट बी कैप, ठीक है, तो वो आपको क्या कॉस थीटा की वैल्यू देता, और यहाँ आपको रिक्वायर्ड क्या होता, साइन थीटा। कॉस में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब आप अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्सप्रेशन करोगे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आपको जब डायरेक्ट साइन थीटा मिल रहा है ए क्रॉस बी करके, तो आप ये क्यों ना करो, सिंपल तरीका क्यों ना करो, है ना। तो मैथ्स में बच्चों एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, कोशिश ये करना चाहिए कि सिंपलेस्ट वे में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी एरर।
तो आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार इस ट्राइंगल ABC पर फोकस कीजिए। इस ट्राइंगल में आपको अब क्या क्या मालूम चल गया, ये साइन थीटा मालूम चल गया, मतलब थीटा मालूम चल गया और साइन रेशियो मालूम चल गया। तो साइन थीटा मालूम चल गया, AB लेंथ मालूम है मुझे, और निकालना क्या था, BC लेंथ। तो आराम से कोई भी बोल सकता है कि D क्या होगा, D की वैल्यू होगी AB साइन थीटा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप फिजिक्स में तो ऐसा करते भी रहे होगे ना, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो तो इस तरह के डायग्राम, इस तरह के ट्रायंगल्स बनते रहते हैं, ठीक है। अदरवाइज भी आपको 10th क्लास में भी इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई दी जाती है, ठीक है। तो D की वैल्यू है AB साइन थीटा। अब मुझे AB मालूम है और साइन थीटा मैंने ये निकाल लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ रख के मैं D निकाल दूंगा। सिंपल है, एक स्टेप में देखिए आप, D इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा। अब AB क्या है बच्चों, AB है A2 माइनस A1 कर लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना अल्टीमेटली, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं A1 माइनस A2 करूँ या A2 माइनस A1 करूँ, ठीक है जी। यदि डायरेक्शन बतानी होती तो फ़र्क पड़ जाता। AB इज़ नॉट सेम एज BA, AB वेक्टर इज़ नॉट सेम एज BA, AB वेक्टर इज़ माइनस ऑफ BA वेक्टर, बट मॉड ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ BA वेक्टर, ठीक है। तो सिंस हमें मॉड में इंटरेस्ट है तो हम A1 माइनस A2 लें या A2 माइनस A1 लें, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, देख लीजिए, ये वैल्यू आ गई, A1 माइनस A2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ B कैप, ठीक है जी। तो ये वैल्यू मैं रख देता हूँ, D की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये आ गया A1, सॉरी ये माइनस साइन है ना, माइनस A2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ B कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A1 माइनस A2 वेक्टर। अब आप इजीली देख सकते हो कि नीचे A1 माइनस A2 का मॉड है, ऊपर साइड में भी AB है, या फिर ये भी AB है और ये भी AB है, तो दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। मेरे पास रह जाएगा क्या, D इज इक्वल टू A1 माइनस A2 वेक्टर्स, उनका क्रॉस प्रोडक्ट विद B कैप, उनका मैग्नीट्यूड, दिस इज माय फाइनल डिस्टेंस। यदि ये दो इक्वेशंस दी हुई है लाइन की, ये इक्वेशंस और ये इक्वेशन, जिसमें A1 और A2 दो पॉइंट्स दिए हैं जिनसे लाइन पास होती है, तो उन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके और जिस वेक्टर के दोनों लाइन पैरेलल हैं उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैं डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। यहाँ बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, ये B कैप है, ध्यान देना, ये कैप लगाइए, यानी ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया हुआ है मैंने, ये B वेक्टर नहीं है, ये B कैप है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला और बताता हूँ, इसको सिंपल B वेक्टर लिखें तो नीचे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ B से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। दोनों बातें बता देता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, आप ये लिखो, ऊपर वाली वैल्यू लिखो, ठीक है, या ये लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, मगर इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अच्छा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, दो लाइन की वेक्टर इक्वेशंस मिल जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस, तो आपको देखते ही आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पैरेलल लाइंस हैं या नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो आपको स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, हमने इस पर क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। और यदि ये स्क्यू नहीं है, पैरेलल है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। एक चीज़ और, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके की दो वैल्यूज़ आ गई, जैसे मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन आ गई, R वेक्टर इज इक्वल टू सम पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और दूसरी इक्वेशन बन के आ गई, मान लीजिए सम पॉइंट A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। क्या लगता है ये दो लाइन पैरेलल हैं या स्क्यू लाइन्स हैं? ये लाइन पैरेलल्स हैं, क्योंकि इनमें I कैप का, J कैप का और K कैप का, तीनों का कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल्स हैं। देखो इसमें कोफिशिएंट 1, इसमें 2 है तो 1/2, यहाँ 2, यहाँ 4, 1/2, यहाँ -3 या -6, 1/2। तो इसका मतलब ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि आप गलती मत कर देना, कहीं इसको आप स्क्यू लाइन का फॉर्मूला लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। तो सिंपल है बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं क्विकली एक बार। तो आइए बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्विकली कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार।
दो वेक्टर इक्वेशंस दी हुई है लाइन की और आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आपको ये नहीं बोला गया कि ये पैरेलल लाइन्स हैं या स्क्यू लाइन्स हैं, तो आप देख के बताइए कि क्या लग रहा है। 2 3 6 4 6 12 डेफिनेटली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a1 माइनस a2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ b कैप, या b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगने वाला है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये b कैप मैं ऊपर वाला लूँ या ये नीचे वाला लूँ। चाहे कोई सा भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि b वेक्टर बाय मॉड b है, यानी अल्टीमेटली आपको लेना क्या होगा? आपको यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ लाइन लेना पड़ेगा ना। देखिए a1 माइनस a2 वेक्टर क्रॉस b कैप करना है बेसिकली आपको। तो आप कैप यानी कि यूनिट वेक्टर इस लाइन के अलोंग निकालें या इस लाइन के अलोंग निकालें, सेम ही निकलने वाला है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। यदि आपने ये लाइन ली तो उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा आएगा, अल्टीमेटली b कैप सेम मिलेगा। तो आप यदि इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप किसी भी वेक्टर को b वेक्टर मान के सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस्ट तरीका क्या है बच्चों कि आप जो छोटी वैल्यूज़ वाला वेक्टर है उसको b वेक्टर मानेंगे, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ? 2i 3j और 6k को मान लेता हूँ b वेक्टर है, तो लिख देता हूँ हेयर a1 वेक्टर इज दिस वाला, पहले वाला i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। a2 वेक्टर इज ये सेकेंड वाला 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। एंड b वेक्टर, अब यार आप b वेक्टर क्या ले सकते हो बता चुका हूँ मैं, छोटी वैल्यू वाला ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है जी। अब इन वैल्यूज़ का यूज़ करके आपको ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो a1 माइनस a2 क्या आएगा? a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर इज दिस माइनस दिस, तो हो गया माइनस 2i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप। तो ये वैल्यू निकल के आ गई बच्चों आपको a1 माइनस a2 वेक्टर की। इसका क्रॉस प्रोडक्ट होना है b कैप के साथ। अब b कैप निकालो या b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b कर देंगे। तो हम क्या करते हैं? हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को ना, और बाद में फिर b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों? मान लीजिए, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू a1 माइनस a2 यानी कि माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ b वेक्टर यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है जी। चलिए, तो ये वैल्यू निकल के बच्चों क्या आएगी? अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे कर सकते हो? आप इसको रफ में भी कर सकते हो आई जे, और आप यदि चाहें तो कॉपी पर भी कर सकते हो, फेयर कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 -1 1, देखिए भाई ये वैल्यूज है ना, ये पहला वाला वेक्टर सेकंड रो में जाएगा और सेकंड वाला वेक्टर थर्ड रो में जाएगा। 2 3 एंड 6, ये प्लस है ना, इसे माइनस मत समझ लेना। चलिए, तो ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों आई कैप इंटू 6 इंटू, ये बन जाएगा आई कैप 6 इंटू -1, तो -6 -3 -9 माइनस जे कैप आएगा, ये रो हटेगी, ये कॉलम हटेगा। 6 इंटू -2 -12 माइनस के 2, तो -14 प्लस के कैप, ये हट जाएगा। 3 इंटू -6 और +2, तो -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो 7 आ गया, ठीक है जी। तो दिस विल गिव यू, अच्छा ऊपर भी मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, ठीक है जी। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग अभी। चलिए, इसका आपको निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 7। दिस विल गिव यू square root of 293 divided by 7. This is the required distance D between these
गिवन लाइन, ये एंड ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने सिंपली सॉल्व कर लिया। सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने में, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना बच्चों। जितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे आपके एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में करोगे वेक्टर और 3D में क्रॉस प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है, और यहाँ गलती हो गई तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको आते हुए भी फॉर्मूला करेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ी सी भी गलती यहाँ कर दी आपने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस से ही आपकी परफेक्शन बनती है। तो आप जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स।